या ओके, सो शर्मिला। सर, जो आपने अभी ये बताया था कि जो हमारा ईएफए अगर हम रन नहीं करते, सीएफए डायरेक्ट चेक करते हैं, तो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या चेक करेंगे, आउटर लोडिंग या फिर? ये हम फ्राइडे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। आप जो पूछ रहे हो ना, हाँ जी लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। हाँ जी। हम 5 चीजें चेक करते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई मॉडल रन करते हो तो सबसे पहले 5 चीजें चेक होती हैं। नंबर 1 नॉर्मेलिटी, नंबर 2 रिलायबिलिटी, नंबर 3 कन्वर्जेंट वैलिडिटी, नंबर 4 डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, नंबर 5 मल्टी कोलिनियरिटी। ये 5 चीजें तो होती हैं चेक स्मार्ट पीएलएस के थ्रू। इसके अलावा हम बायसनेस चेक करते हैं, वो हम करते हैं एसपीएसएस के थ्रू। उसको हम कहते हैं हर्मन सिंगल फैक्टर मेथड। तो मोटा मोटा ये 6 चीजें आप रिपोर्ट करते हो, ठीक है। और ये 6 की 6 चीजें अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑल दी 6 इन डिटेल। हाँ जी। और सर एक चीज और, जो हम इसमें वो लेते हैं कि सोशल साइंसेज में जो आउटर लोडिंग है, हम 0.4 से अबव कंसीडर कर सकते हैं। 0.5 सर जो बुक है हेयर एंड एटोल की, बुक उसमें? छोड़ो, आप एक्चुअली वो आपका रिव्यूअर ही कैंसिल कर देगा आपका पेपर। ओके सर, 0.5 से तो जो हमारी एवी की वैल्यू है वो इससे थोड़ी लेस आती है सर, कम आएगी? नहीं, बेसिकली एवी जो है वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी को रिपोर्ट करता है, और एवी की वैल्यू मिनिमम 0.5 होनी चाहिए, हाँ जी। ठीक है ना। और कंपोजिट लायबिलिटी आपका 0.7 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी ये दो वैल्यू पॉइंट्स, मतलब सीआर आपका 0.7 से कम हो, एवी आपका 0.5 से कम हो, मैं आपको बता रहा हूँ आपको पेपर एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और पीएचडी का प्रेजेंटेशन आप दोगे, कोई भी टोक देगा आपको। तो ये क्राइटेरिया तो मिनिमम क्राइटेरिया हैं जो मीट करने चाहिए। बाकी हम इस पे तो पूरा पूरा एक अलग सेशन हमारा है ही, 3rd सेशन, ठीक है। शिवम। सर कैन आई प्लीज शेयर माय स्क्रीन इफ यू डोंट माइंड, मेरे को Yeah. पूछना था सर। सर बट होस्ट इज डिसेबल्ड नहीं, पार्टिसिपेंट आई ऑलरेडी इनेबल्ड दैट। वन सेकंड। सर मुझे ये पूछना था, लाइक आपने जो सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बताया था वो वही था ना, कंस्ट्रक्ट विच इज मेजर्ड बाय अ कंस्ट्रक्ट। तो सर यहाँ पर ये जो रिटेंशन स्ट्रेटेजी है, कैन वी रेट इट एज अ सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट सर? या ये जो रिटेंशन स्ट्रेटजी है, दैट इज अ सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट एंड इट इज मेजर्ड बाय ऑल द अदर कंस्ट्रक्ट दैट इज अराउंड इट। सर इन्हें हम आइटम्स और स्टेटमेंट्स नहीं बोलेंगे सर? नहीं 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 नहीं, ये कंस्ट्रक्ट है, इनके अंदर आइटम होंगे। इनके अंदर आइटम्स होंगे। और सर इस वाले डायग्राम में जीरो ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कोई होगा या सर नहीं ये है? बाकी 3 है ना, टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ये तीनों जीरो ऑर्डर के हैं, ओके सर, ओके। है ना। और बेसिकली रिटेंशन स्टडी के चारों तरफ जो कंस्ट्रक्ट आपको दिख रहे हैं ना, जी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये इनिशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, ये सारे जीरो ऑर्डर के हैं। जी जी जी। लेकिन ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिटेंशन स्टडीज को। तो इसलिए सेकंड रिटेंशन ऑर्डर कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटजी है। सेकंड ऑर्डर हो गया। ओके ओके। तो सर जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन इन ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा कंस्ट्रक्ट हाँ, है, इसको इसके जो स्केल्स होंगे सर, उस पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे ना सर, क्वेश्चन बिल्कुल के थ्रू, बिल्कुल ताकि बिल्कुल इसको मेजर कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दैट्स इट सर फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच सर। ओके, यानी नाजिया। सर जैसे आपने अभी बताया कि जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उसका 10 टाइम्स डेटा होना चाहिए। सर पायलट स्टडी के डेटा का जस्टिफिकेशन इफ एनी? देखो, पायलट सर्वे का जो प्रैक्टिस है, मैं आपको वो बता सकता हूँ। हाँ जी सर। नॉर्मली पायलट सर्वे कंप्लीट डेटा का 20% रखता है, 20% मिनिमम। सर और जैसे अगर मेरा मेन डेटा है 600, तो उसका 20% इज 120। अगर ज्यादा हो रहा है उससे तो मुझे कोई तो ज्यादा क्वेश्चन? हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो मिनिमम है, सर 120 भी क्वेश्चनिंग मिनिमम। तो नहीं हो सकती इस पे कि आपने ज्यादा नहीं नहीं कर नहीं, ज्यादा में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो कम पे आएगी।
ठीक है और देखिए सर। एक चीज है, हाँ जी। एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं फेस वैलिडिटी। यस सर। तो पायलट सर्वे का जो पर्पस है वो आपका फेस वैलिडिटी को चेक करना है। तो पायलट सर्वे जब आप करते हो तो आप ये देखते हो कि कोई आइटम डुप्लीकेट तो नहीं है, आइटम हमारे रिस्पॉन्स लेवल आ रहा है, और जो लैंग्वेज है वो क्लियरली कम्युनिकेटेड हो रही है, ठीक है। या कुछ आइटम ऐसे तो नहीं है जिसको हटाना पड़े, मतलब उसको जैसे एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक बार हम पायलट सर्वे कर रहे थे, टॉपिक था एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि भाई कि द बैंक इज प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। तो उसमें क्या हुआ कि हर बैंक एम्प्लॉय उसको डिसएग्री कर रहा था कि भाई कोई भी बैंक जो है वो चाइल्ड केयर फैसिलिटी नहीं देता। तो वो आइटम हमने हटा दिया क्योंकि वो इररिलेवेंट था। तो ऐसे कुछ आइटम जो इररिलेवेंट है वो हटाने पड़ेंगे। फिर एक स्टडी में हमने 2 आइटम लिए हुए थे कि दिस प्रोसेस इज टाइम सेविंग, और दूसरा आइटम था दिस प्रोसेस इज फास्टर। तो हमने कहा भाई दोनों का मतलब तो एक ही, आप एक ही चीज को 2 बार क्यों पूछ रहे हो, है ना। तो उसमें 2 में से एक आइटम हटा दिया। तो आप ये क्वेश्चनर की लैंग्वेज, क्वेश्चनर चेक करते हो कि हमारा जो क्वेश्चनर है दैट इज डोंट बी मिसकम्युनिकेटेड बाय द पर्सन, द रेस्पोंडेंट। ओके सर। और फिर आप ये देखते हो कि भाई जो आपका जो रिस्पोंडेंट है वो 1 पे टिक कर रहा है, 5 पे भी टिक कर रहा है, मतलब कुछ डिसएग्री भी होने चाहिए, कुछ एग्री भी होने चाहिए। अब अगर सारी एग्री हैं, कोई भी डिसएग्री नहीं है, तो फिर आपको स्केल चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 to 5 की जगह 1 to 7, 1 to 9 कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें चेक होती हैं पायलट सर्वे के अंदर कि आपका जो क्वेश्चनर है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर जिसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी इंक्लूडेड हो गया एक बार के लिए कि वो भी। वो तब हो सकता है जब जब कम से कम डेटा आपका वही 10 टाइम्स वाला रूल फॉलो करता हो। सर जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी प्रैक्टिस ये करा लेते हैं क्वेश्चनर का रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक इस टाइम पे। दिस इज आई थिंक द मेन, मतलब बोला जाता है कि आप चेक कर लो। अब मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि स्क्यूनेस और कर्टिसिस मेरे 2 आइटम्स में तो 1 से ज्यादा आ रहा है। So, सर अगर मैं डेटा साइज बढ़ाऊंगी तो आई फील वो अपने आप ही नॉर्मलिटी की तरफ चला बिल्कुल ठीक जाएगा। है, बिल्कुल ठीक तो है। फिर सर मुझे अभी स्किप कर देना चाहिए, ये चीज मैं जस्टिफाई तो कर ही हाँ, पाऊंगी। नॉर्मलिटी देखो कम डेटा पे तो नहीं आ सकती, नॉर्मलिटी तो की बात है। इट इज जस्ट 150, तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि फिर नॉर्मलिटी आए। 150 पे जरूरी नहीं कि नॉर्मलिटी आए, लेकिन अगर आपको मतलब स्क्यूनेस कर्व बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे सर 4 एक 5, एक आइटम का, पर्टिकुलरली एक एक आइटम का आ रहा है, एक आइटम का आ रहा है सिर्फ। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। और सर कंस्ट्रक्ट लोडिंग हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, चेक हाँ, करें। जितनी भी एजम्पशन टेस्टिंग है, सारी एजम्पशन टेस्टिंग वो हमारी नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। एंड सर व्हेन टू यूज स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज, वो भी मतलब रिलायबिलिटी में तो आपने बता दिया कि आपको। नहीं देखो, पूरे स्मार्ट पेलेस में स्टैंडर्डाइज वैल्यूज ही आती हैं। ओके सर। अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू सिर्फ कंस्ट्रक्ट स्कोर में कैलकुलेट होता है बस। ठीक है सर। अदरवाइज पूरे स्मार्ट पेलेस में जितनी वैल्यूज आएंगी सारी स्टैंडर्डाइज आएंगी। ओके सर, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर। या स्नेहा। सर मेरा बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आयर है, ठीक है, मैंने फिल करवा लिया। तो सर अब मैं उस पर सेम लगाना चाहती हूँ, बट उसके बीच का क्या प्रोसीजर है? उसके रीच मतलब सर उसके बीच का, फॉर एग्जांपल मैंने लोगों से क्वेश्चन आयर फिल करा दिया पायलट स्टडी के लिए। देखो, सैम लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे अपना कौन सा मॉडल, कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। ठीक है, ये ओके। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ओके सर। ठीक है। और जब आपको अपनी हाइपोथेसिस और प्रपोज्ड फ्रेमवर्क क्लियर है, तो आप उस मॉडल को, सैम मॉडल को पीएलएस में या एमओएस में डेवलप करोगे। नहीं सर, तो मेरा क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन आयर मेरे पास है, तो हाँ, सर उसमें क्या आप एक्सेल में डालना कि एसपीएसएस में डाल के कुछ रिग्रेशन वो रन? एसपीएसएस में कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, वो सब सेम में ही होगा पीएलएसएम में? यस, पीएलएसएम में देखो, पीएलएसएम में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस कर्व सब निकल जाता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी सब निकल जाती है ना। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग भी हो जाती है, तो आपको एसपीएसएस की जरूरत कहाँ है। ओके, तो सर मुझे 1 बाय 1 जो लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं वो इसमें फिल करने पड़ेंगे, उसके बाद में नहीं नहीं, टेस्ट कर आप सकते एक्सेल हैं? फाइल में फिल करोगे, एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करोगे स्मार्ट पीएलएस में, और सारी वैल्यूज आपकी आपकी अपने आप आ जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। देखो, जो मैंने आपको डेटा दिया ना, सैंपल डेटा, वो इसलिए दिया है कि डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके सर।
ताकि हम उसको पीएलएस में ले जाके एनालिसिस कर सकें। ठीक है सर। ठीक है ना? या अमित? गुड इवनिंग सर। हम्म, सर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। हाँ कर दो। सर दिस इज माय मॉडल, दिस इज माय ठीक है। प्रपोज मॉडल। अब इसमें ना जो सबसे ऊपर है ये फीलिंग फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट, जो इसको चेक करना है सर। ठीक है। इसको चेक करने के लिए ना सर मैंने जो कंस्ट्रक्ट्स, एक मिनट, ये मेरा क्वेश्चनर है सर। क्वेश्चनर इज विजिबल? नहीं, अभी तो डायग्राम दिख रहा है। सर चलो सर मैं डायग्राम से ही दिखा देता हूँ सर। जो हाँ। फीलिंग फ्रॉम एडवर्टीजमेंट है ना, ये मेजर करने के लिए अप्रोक्सीमेट मतलब 34-35 स्टेटमेंट थी। मतलब वो 3 कैटेगरीज में बटी हुई हैं जो 34-35 स्टेटमेंट्स हैं। उसमें से 10-11 स्टेटमेंट्स हैं वो पूछती हैं कि आपको फीलिंग या मतलब पहले आ गई जैसे अपबीट, एक फीलिंग की सब कह लो कंस्ट्रक्ट है अपबीट। उसमें उसमें 11 स्टेटमेंट्स है, 12। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्ट है नेगेटिव, मतलब फीलिंग में ही आपको नेगेटिव टाइप की फीलिंग तो नहीं आती, उसमें उसमें 13 आइटम्स हैं। और ठीक है। ऐसे ही आ गई थर्ड वार्म कि आपको ठीक है। पॉजिटिव है। एक तो ये चीज की जो 3 सब कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको मैं इस फीलिंग फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, मतलब मैं फीलिंग फ्रॉम एडवर्टीजमेंट को सेकंड ऑर्डर मानूं, उन तीनों को आगे कंस्ट्रक्ट 0 ऑर्डर बिल्कुल बना लूं, बिल्कुल, ये आपका सेकंड ऑर्डर है। या फिर उन तीनों का डायरेक्ट देख लूं इस पे एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट पे। आपके पास दोनों ऑप्शन है एक्चुअली। अच्छा सर। आप इंडिविजुअल इफेक्ट भी देख सकते हो और कंबाइंड इफेक्ट भी देख सकते हो। अगर मैं इंडिविजुअल देखता हूँ, मैं हाँ, तो मेंशन तो कर सकता हूँ ना तीनों, तीनों को मिला के फीलिंग बनती है। हाँ, लेकिन अगर तीनों को मिला के फीलिंग बनती है ना, तो फीलिंग आपका सेकंड ऑर्डर हो गया ना। फिर सेकंड ऑर्डर ही दिखाना चाहिए। हाँ, उसमें कोई सर प्रॉब्लम तो नहीं आती फर्दर कोई कैलकुलेशन में या कुछ ऐसे, अगर सेकंड ऑर्डर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल दिखाओगे तो आपका मॉडल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है सर। ज्यादा हाइपोथेसिस हो जाएगी ना उसमें। यहाँ पर आपकी हाइपोथेसिस एक ही है, फीलिंग का एटीट्यूड पे इम्पैक्ट पड़ रहेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक वहां है। पर आपकी 3 हाइपोथेसिस और हो जाएंगी। ठीक है सर। एक और चीज सर, वो जो तीनों कंस्ट्रक्ट्स है ना सब कंस्ट्रक्ट्स, उनमें से एक नेगेटिव है, मतलब बाकी दोनों के आंसर्स आए हुए हैं जैसे 7 पॉइंट स्केल है, किसी का 6-7-6-7 ऐसे आंसर्स आए हुए हैं। जो एक कंस्ट्रक्ट्स है उसकी 13 की 13 स्टेटमेंट्स के जो आंसर्स हैं 1-2 कोई 1-2 दिक्कत नहीं है, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो नेगेटिव, मतलब बाकी दोनों पॉजिटिव देखो और असल में नेगेटिव। क्या क्या होता है कि जैसे कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी है। हाँ जी। अब पर्सनैलिटी बड़ा पॉपुलर कंसेप्ट है, अब उसमें एक न्यूरोसिटिज्म आता है जो नेगेटिव कंसेप्ट है, बाकी 4 पॉजिटिव है। जी सर। तो ऐसा हो सकता है कि एक नेगेटिव हो बाकी पॉजिटिव हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे था कि जैसे सर ये आपके अब आ गया होगा सर क्वेश्चन, हाँ, जैसे ये अम्यूज्ड, इसके सारे ये जो स्टेटमेंट्स हैं अम्यूज सारी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर इसके बाद ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव वाली आ गई। जब तीनों इसमें को आपके पास देखो 2 ऑप्शन है, या हाँ तो आप नेगेटिव वाले को रिवर्स कोडिंग कर दो, रिवर्स, हाँ जी। तो उससे वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। जी सर। अदरवाइज इसका जो बीटा आएगा ना, वो नेगेटिव में आएगा। मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि क्योंकि तीनों का कंबाइंड इफेक्ट ले रहे हैं तो वो आपस में न्यूट्रल कर दे कि एक नेगेटिव है तो ना ना पॉजिटिव। ना 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 नहीं, वो नहीं होगा। अच्छा ऐसा नहीं होगा। नहीं। मतलब अगर मैं रिवर्स ना भी करूं तो चलेगा ऐसे ही? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। ठीक है सर, ठीक है। मतलब मेरे को हायर ऑर्डर लेना चाहिए। और सर इसके जो ये बनेंगे फिर हाइपोथेसिस मींस मैं हर एक का इसी तरह से करूंगा कि जजमेंट का एटीट्यूड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है जो बिल्कुल अल्टरनेट बिल्कुल हाइपोथेसिस है। फिर बिल्कुल। उसको उसकी टेस्टिंग हो गई, ये जो आपने बोला बूटस्ट्रैपिंग से। या बूटस्ट्रैपिंग से भी इस जगह पे ये जो मैं सेंटर ऑफ द मतलब ये जो लाइन में पाथ वो आएगा कॉफिशिएंट बूटस्ट्रैपिंग से भी। बिल्कुल ठीक है सर। और पीएलएसएम जो आपने सिंपल बोला था जिससे सेव द वैल्यूज ऑफ कंस्ट्रक्ट्स है, उससे भी पाथ कॉफिशिएंट आता है। बिल्कुल। तो दोनों में फर्क सर क्या नहीं, हमने? एक्चुअली क्या है कि जब हम कंसिस्टेंट पीएलएस लगाते हैं, तो जो सिंपल लगा। फोकस है ना, हाँ पीएलएसएम। हाँ पीएलएस, हाँ जी। जो देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो बूट स्ट्रैपिंग का ऑप्शन है, जी सर। एक हमारे पास कंसिस्टेंट पीएलएस एल्गोरिथम का ऑप्शन है। जी सर। तो जो कंसिस्टेंट पीएलएस का ऑप्शन है ना, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वैलिडिटी चेक करना। ठीक है सर।
लेकिन जब हम हाइपोथेसिस पे जाते हैं जी तो उसका प्रोसीजर बूटस्ट्रैप के थ्रू होके जाता है। ठीक है सर, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप बूटस्ट्रैप लगाओ ठीक है सर, और वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए आप पेलेस ठीक कंसिस्टेंट एल्गोरिथम यूज करो। ठीक है। और जो आपने सेव द वैल्यूज ऑफ कंस्ट्रक्ट था वो नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर? नहीं, उसकी जरूरत तब पड़ती है मान लो आपको रिग्रेशन लगाना है अच्छा, या आपको कंस्ट्रक्ट लोडिंग की वैल्यू चाहिए फॉर टी टेस्ट नोवा टेस्ट कुछ आगे फर्दर लगाने के लिए। इस मॉडल पे तो नहीं वो चीजों की जरूरत सर, वैसे सीधा इसमें तो देखो एक मॉडल देख के नहीं पता चलेगा, वो तो ये कि अगर आपको कुछ कंपैरिजन करना हो फर्दर जाके तो आप यूज कर सकते हो, मतलब वो आप फैसिलिटी है आपके पास एक। ठीक है सर, ठीक है। मतलब बेसिकली वैसे इस पे बूट स्ट्रैपिंग रन करें सारे आप, आउटर लोड फैक्टर लोडिंग्स भी आ गई और ये भी आ गया, पाथ सही कोएफिशिएंट्स बात भी है, आ गए, बिल्कुल और उसको फिर कोड कर दें पेपर में, राइट सर? बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके प्रशांत। Sir, I want to ask about mediating and moderating variable. हाँ Sir, basically, what is mediating variable? If there is no relation between two variables, then mediating variable is establishing relation or not? नहीं नहीं, देखो मीडिएशन का जो कंसेप्ट है वो ये है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी अपने जैसे मान लीजिए एक कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारे टीचर जो हैं वो ज्यादा पब्लिकेशन करें, ठीक है, तो वो पॉलिसी बनाते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या यूनिवर्सिटी के चाहने से क्या पब्लिकेशन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि आपके चाहने से थोड़ी बढ़ेगा। तो होता क्या है कि वो टीचर बोलेंगे सर हमें पहले ट्रेनिंग दो फिर हम पब्लिश करेंगे। तो मैनेजमेंट ने पहले ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने से पब्लिकेशन बढ़ा। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग मीडिएटर हो गया, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, उसके बीच में जब तक वो मीडिएटर नहीं आएगा तब तक डिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी थ्योरी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर है। थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर कहता है कि आपके एटीट्यूड होने से आप खरीदोगे नहीं पहले सामान। मान लो जैसे आपका एटीट्यूड बन गया कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है या मुझे मारुति खरीदनी है या मुझे आईफोन खरीदना है, सिर्फ एटीट्यूड से नहीं खरीदोगे, पहले इंटेंशन बननी जरूरी है। जब तक इंटेंशन बीच में नहीं आएगी तब तक आप सामान नहीं खरीदोगे, है ना। तो मीडिएटर क्या करता है? मीडिएटर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है डिटेल में, तो उसका रोल होता है मीडिएटर। सर, तो ऐसा हो सकता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पहले से भी रिलेशन हो? देखो रिलेशन तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है, लेकिन मीडिएटर के आने से वो रिलेशनशिप ज्यादा एक्सप्लेन हो सकता है। और सर जब मॉडरेटिंग वेरिएबल आते हैं तो वो भी तो इंटेंसिटी को घटाते हैं बढ़ाते हैं। मॉडरेटर क्या करता है कि दो रिलेशनशिप को चेंज करता है। ये सर या पॉजिटिव ले जाएगा या नेगेटिव ले जाएगा? हाँ, या तो पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो मॉडरेटर का अपना कंसेप्ट है। अब जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस के मॉडल है ना, जैसे टैम मॉडल है या यूटेट मॉडल है। अभी जितने भी मॉडल हैं वो ये कहते हैं कि सोशल नॉर्म से एडॉप्शन बिहेवियर आता है। मतलब अब मान लीजिए आपने किसी को देखा कि वो स्मार्ट वॉच पहने हैं तो आपको भी मन करेगा कि मैं भी पहन लूं, तो एडॉप्शन बिहेवियर आ गया। लेकिन थ्योरी ये भी कहती है कि ये जो एडॉप्शन बिहेवियर है सोशल नॉर्म से, ये मेल का अलग है फीमेल का अलग है ना। तो मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इंपैक्ट या सोशल नॉर्म्स का एडॉप्शन बिहेवियर पे इंपैक्ट, मतलब मेल में अलग है फीमेल में अलग है, तो ये मॉडरेटिंग वेरिएबल हो गया। इसी तरह से इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपका एडॉप्शन बिहेवियर तेजी से बढ़ेगा। तो मॉडरेशन का रोल अलग है, मीडिएटर का रोल अलग है। सर अगर कोई वेरिएबल को मॉडरेटिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल जस्टिफाई करना हो तो वो कैसे होगा फिर? वो थ्योरी से होता है। देखिए आप हाइपोथेसिस तो कहीं ना कहीं लिटरेचर सपोर्ट से बनाओगे ना। सर एक जगह हमने पढ़ रहा था जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी एक पेपर में उसने मॉडरेटिंग वेरिएबल ले रखी है
एक जगह उसने मीडिएटिंग ले रखी है दूसरे पेपर में। देखो लेकिन दोनों के केस में ना जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होंगे वो अलग होंगे। सर सेम है, ह्यूरिस्टिक्स बायस एंड डिसीजन मेकिंग का था वो सर। Okay. पेपर में उसने फाइनेंशियल लिटरेसी को मॉडरेटिंग लेके लिया है और दूसरे पेपर में उसने मीडिएटिंग लेके किया है। Okay. सर तो उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि एक ही वेरिएबल मॉडरेटिंग भी हो सकता है या मीडिएटिंग भी हो सकता है। नहीं देखो उनका लॉजिक समझो ना आपकी, वो क्यों कह रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई बायसनेस से लिटरेसी आती है, लिटरेसी से इन्वेस्टमेंट आता होगा, लेकिन हालांकि ये गले से उतरने वाला नहीं है कंसेप्ट, क्योंकि बायसेस से लिटरेसी कैसे आएगी, है ना। सर फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसे मीडिएटिंग है, इंडिपेंडेंट में ह्यूरिस्टिक बायस है और डिपेंडेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं कॉमन सेंस से सोचूं तो ह्यूरिस्टिक बायस से लिटरेसी क्यों आएगी, है ना। लिटरेसी के लिए तो तीन कंसेप्ट हैं अपने पास। भाई नॉलेज है, नॉलेज से मेरी लिटरेसी बढ़ेगी, मेरे फाइनेंशियल बिहेवियर से लिटरेसी बढ़ेगी, एटीट्यूड से बढ़ेगी। ह्यूरिस्टिक बायस से मेरी लिटरेसी क्यों बढ़ेगी। यस सर। ये थोड़ा सा ना मतलब कॉमन सेंस गले ना उतरने वाला कंसेप्ट है। हाँ लेकिन बायसेस का इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को मॉडरेशन लिटरेसी कर सकती है, तो मेरे हिसाब से ये मॉडरेटर वेरिएबल होना चाहिए। बाकी आप ये कंपेयर कर लो कि वो जो छपे हैं पेपर, वो उनकी कैटेगरी कौन सी है, उनके साइटेशन कितने हैं, वो आप बता देंगे कि कौन सा कंसेप्ट ज्यादा एक्सेप्टेबल है। थैंक यू। बाकी जो पेड पब्लिकेशंस होते हैं ना, उसमें तो आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो, वो कोई टेंशन वाली बात दोनों ही अच्छे पब्लिकेशन में है, साइंस डायरेक्ट में है। नहीं। साइंस डायरेक्ट में भी ना आप उसका वो देख सकते हो भाई, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, क्योंकि एमेराल्ड में कुछ पब्लिकेशन या हर एक में कुछ पेड पब्लिकेशंस होते हैं। ओके सर, मैं देख। वो आप वो देखो तो साइटेशन चेक कर लो, इम्पैक्ट फैक्टर चेक कर लो, सब पता लग जाएगा आपको। ओके सर। या प्रिया। Good evening, sir. Good Sir, evening. I did my pilot study. मैंने 60 लोगों से डेटा कलेक्ट किया एंड देन आई मैंने SPSS में वो अपना डेटा इंपोर्ट किया और फिर मैंने उस पे क्रोनबेक अल्फा लगाया और KMO और बार्टलेट टेस्ट किया। इसके अलावा अब सर मैं क्या करूँ, मतलब पायलट स्टडी में और क्या करना चाहिए? मॉडल भी बनाना चाहिए ना सर? नहीं आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग पायलट में मेरे ख्याल से तो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके सर। तो क्योंकि पायलट टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए नहीं होता है। पायलट टेस्टिंग का जो पर्पस है वो है कि आपका जो क्वेश्चनर है दैट इज सेटिस्फाइंग द फेस वैलिडिटी और नॉट। ओके ठीक है ना। सर। तो जितना मैंने पायलट सर्वे पे काम किया है अभी तक, हम यस सर। पायलट सर्वे में मॉडल टेस्टिंग तो नहीं करते, ओके सर। लेकिन रिलायबिलिटी टेस्टिंग, यस डिस्क्रिप्टिव सर। एनालिसिस और कुछ हद तक आप जो लोडिंग्स होती हैं वो चेक कर सकते हैं। इससे ज्यादा ओके आई थिंक इससे ज्यादा जरूरत नहीं है कुछ करने की। Okay, sir. Mean sir, I have taken UTA UT2 as my theoretical framework. उसमें मैंने एक दो construct add भी किए हैं, तो I can work with that ना in future. Like अभी करने की जरूरत नहीं है model testing. No. Model testing you can do in when you have the large data. Yes sir, and sir, आप as you told कि CBSAM में तो like larger sample size होना चाहिए. Obviously. हाँ, so sir, I should avoid it right now. Yes. Okay sir, thank you. Okay, Gurpreet. Sir, I have 3 queries. First is, suppose I have two independent variables x1, x2, and one dependent variable y. Okay. So I have framed hypothesis that x1 has a relationship with the y, x2 has impact on y, and there is one moderating variable gender. So one hypothesis that gender moderates the relationship between x1 and y. Second is gender moderates the relationship between x2 and y. So when I tested the hypothesis, the relationship between x2 and y was not significant, but gender was having a moderating effect on that. Okay. So shall I report that effect? Yeah, why not? Okay. So even if there is no significant relationship between x and y, I can explain the moderating effect of gender on that relationship. देखो मॉडरेशन का मतलब पता क्या है? मॉडरेशन में ये हो सकता है कि फॉर वन कैटेगरी द रिलेशनशिप इज इनसिग्निफिकेंट, फॉर अदर कैटेगरी द रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट। Okay. Right?
Because moderation means the impact of X on Y is different for different categories or different levels. Mhm. So if moderation is significant, it means it should be reported. Okay, sir. Okay. And two queries are from today's session. First is I didn't get that what is research objective prediction, which we can do with PLSM. Basically, there are two ways of looking at the model. One is the explanatory power of the model, and second is the prediction power of the model. Okay. So normally the MOS CBSM is defined by the R square, whether the model is having good explanatory power or not. But in PLSM, not only we see the R square, but we also see the prediction power of the model, whether the model is good in out of the sample or not. Means you can understand in this way that data is divided into two sections: in sample, out sample. Model is building in sample, and we are testing its prediction in out of the sample, and we check the accuracy, whether the accuracy is good, whether the accuracy is not good. Sir, is So it same that we go through the concept of that predictive validity? No, there is no predictive validity. Predictive validity is different. Predictive validity means if anybody else is running this model in future and get the same result, this is called predictive validity. Okay, We are sir. not testing the predictive validity here. We are testing the predictive power. Okay, sir. If we apply this same model on another data, how much accurate is the prediction? Okay, sir. Okay. And one more question, that we have covered three categories: standardized, unstandardized. We covered just two, and there was one more, mean centered. Mean centered is again comes in minus and plus. It is similar to the Z score. Okay, sir. Because we already have standardized and unstandardized, so we never use the mean centered. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah, Donna. Good evening, sir. Good evening. So my doubt is that whether this PLS can also be used for confirming the theoretical relationships. Yeah. Or is it only for predictive purpose? Both confirmation and as well as prediction. Both is there. Yeah. And also, sir, regarding the sample size 30 to 100, no? That means above 100 is okay, no? If the sample size is 500, yes, sir. Yeah. If you have a small sample size, then it is perfectly fine. If you have large sample size, then it is also good. But ideally, the sample size should be large, because the standard error is something which is very high in a small sample size and it is lower in large sample size. And because of this standard error, the hypothesis testing result will be different. Sir. So ideally, we require large sample size for better hypothesis testing. Okay, sir. Sir, one more request, sir. So the doubt clearance session is very useful, but I am difficult to catch with Hindi. Can it be made? But if somebody don't know English, then okay, sir. so if somebody asks me in Hindi, I can reply in Hindi. If somebody asks in English, I can reply in English. So sometimes that is there. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Yeah, Anurag. Sure, sir. Just sharing a short screen. Hope I'm audible. So this is regarding selecting the Likert scale. If I'm expecting or the kind of questions that are there, I would rarely get a lesser than neutral or a negative response. In that case, shall I use the first case, which just looks at a lower to higher contribution, or I should look for a more standard kind of case traditional, which is negative to positive, when expecting that at least 95 to 99% of questions will not have a response lesser than actually neutral value. Yeah, I answered the same question in the beginning of the session. Basically, I'm giving you one example. So we were conducting one study on customer satisfaction of the banking sector, and you know that in Indian banking sector, the rules are very rigid, right? They cannot anybody cannot change the rules, and the services are very fast. So when we were conducting the pilot survey, we found that more than 90% of the customers were happy with the banking services.
nobody was giving the response in strongly disagree or disagree. So this is the same case that you are asking, that if in 1 to 5 scale, if everybody is giving response 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, then what to do, right? I think Yes, you are sir. asking the same question. Yes. Now, at that time, I consulted some of the professors of the research methodology, and they answered me that you have 3 or 4 options. Number 1, you remove the negative part. You start from the positive, like least satisfied, somewhat satisfied, like that. Yes. So this is also possible, and this scale is called unbalanced scale, Okay. and that is there in the literature. So this is option number 1. Option number 2, but actually this option, it is very difficult to justify to the panel, that because we are not getting the response in 1 and 2, so we shifted to balanced scale to unbalanced scale. Other option is that you can go for 7-point or 9-point, higher point scale. The reason is that even if somebody is positive, he has now 3 or 4 options to answer. So Yes. like somewhat agree, strongly agree, absolutely agree. So now you are enhancing the agreement type of scale, right? So Yes, sir. this is another option, because so that's why, if you know, most of these scales are developed in 7-point scale, because the respondent have more answer to give. Yes. So you can choose any option out of it. Sure, sir. Thank you. Yeah. Gitanjali Thakur. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैंने ना डाटा कलेक्ट किया है एम वॉलेट्स के रिगार्डिंग एंड टैम मॉडल यूज किया है मैंने. तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू मैंने डाटा कलेक्ट किया. नाउ उससे अगर मैं डाउनलोड करूँ तो वो ऑटोमेटिकली सीएसवी फॉर्म में आएगी. ठीक है. तो सर पहले मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी डाटा की? देखिए, इसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर कलेक्टिंग द डेटा थ्रू गूगल फॉर्म, हाँ जी, गूगल फॉर्म नेवर गिव यू द रेस्पॉन्सेज इन नंबर. हाँ जी, It show you MALE male, FE female, right? हाँ जी, हाँ जी. So you can do one thing. You can go to Control F and R, find and replace. Okay, sir. Right. So you just type male replaced by 1, female replaced by 2. So you have to convert everything in number. Then you can take it to the Smart Pillars. Yes, sir. Because मैं try कर रही थी तो वो error आ रहा था मेरे ना कल से. Obviously, because no software can read the alphabets. Because Okay, every software, even SPSS, so Smart Pillars, they need the number. So you have to convert Okay. each and everything in number. ठीक है सर. एंड मुझे रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव का डाउट है, प्लीज एक बार दोबारा समझा दो. वो रूल ऑफ 3 जो है, मतलब वो रिफ्लेक्टिव में हमारी 3 For आइटम्स होनी reflective, yeah. Normally it is expected that if you are using the reflective scale, you must have 3 items in the construct. ओके सर. सर फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने एक मॉडल शेयर किया था, वो सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट वाला, जिसमें रिटेंशन स्ट्रेटजीज थी. तो रिटेंशन स्ट्रेटजीज हमारा रिफ्लेक्टिव हुआ. Yeah. एंड सर कैन वी से जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस था वो फॉर्मेटिव हुआ? Formative, no, I need to check whether it is formative, because I have to check the arrow diagram of the arrows. So where is the PPT? Yeah. So in this case, organization performance. No, actually, I cannot say whether it is formative or reflective. हाँ जी. Because I can say only when I show see the items of this. Okay, sir. Like in this case, like you can see that perceived work quality is reflective, because the direction of the arrow is from the construct to the items. Yes, sir. So it is reflective. And the model I made previously I made one model, or in PPT, I showed one model to you. Let me check. In inner and outer. Yeah, you can, if you see this diagram, so this is formative. X1 is formative. Yes. Because the direction Yes, of the sir. arrow is from item to the construct. Item to construct. And here the direction of the arrow from the construct to the item, so it is reflective. Yes, sir. So by checking the direction of the arrow, you can decide whether the item is reflective or formative.
सर अगर है ही नहीं, जैसे हमारा ये जो y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, x1 x2 इंडिपेंडेंट है हमारे, ठीक है, y जो है अगर हमारे पास कोई भी एरो नहीं है तो वो बस नॉर्मल हमारा इंडिपेंडेंट हुआ। नहीं नॉर्मल एरो मतलब सर फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव कुछ शो ही नहीं कर रही, जैसे हमारे आइटम्स no, पे। actually you can hide the item, that doesn't mean they don't have the item. For example, here I can hide it, right? इसका मतलब ये नहीं कि इसके आइटम नहीं है, ओके 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 वो ओके, हमने हाइड कर लिए हैं, ठीक है सर। right? So they are having item, but sometimes the model is big, so we have to hide, we can hide them, right? So क्योंकि सर वही एक वो मेजर है वो वेरिएबल, लेटेंट वेरिएबल को मेजर करने का, हाँ, आइटम्स के थ्रू ही मेजर होगा तो वो जरूरी है। yeah, obviously. ठीक है, थैंक यू। Okay, रेणुका, यस सर, गुड इवनिंग सर। yeah, सर मेरा ये डाउट है कि जो हमने स्मार्ट पीएलएस एल्गोरिथम आपने बताया, उसके अंदर स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन अनस्टैंडर्डाइज्ड दो वैल्यूज हैं, जिसमें मीन उसमें 0 होता है और स्टैंडर्डाइजेशन 1, और इसमें दोनों में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो सर एक्चुअल बेसिकली मीन और एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ, तो सर हमें बेसिकली इन दोनों में से कौन सा शो करना था, मतलब मैं डिफरेंस नहीं समझ पाई कि जब हम Basically, शो करें। yeah, suppose you want to apply the ANOVA test or t-test, you should take the unstandardized values. Okay. And suppose you want to apply regression model, so then it is equally good, standardized as well as unstandardized, both are equally good. So it depends upon the test which you are going to apply later on. You can decide whether I can go for standardized or I can go for unstandardized. Okay, sir. Okay, sir. Like one more suppose you want to question. compare the mean, then you nobody want zero mean, right? Yes, sir. Like t-test, z-test, ANOVA test, all they are comparing the mean. So mean should be unstandardized. Okay. So in this way, we can decide that which value we should take, we can use in future for future purpose. Okay, sir. Okay. Depending upon the test we are going to use, right? Yes, yeah. Okay. Sir, one more Software question. Sir, actually, software is giving you both the facilities. Whatever you like, you can take it. Okay. Yes, sir. The facility is available, but we should know the way, the right Obviously, way to use the it, researcher should right? know what to do. Yeah. Yes. Sir, my next question is indiscriminate validity, sir. If the values are negative, then would it impact in pilot testing, Negative sir? where? There are two measures of discriminant So validity. lateral. Formal, no, there's no problem because formal learner criteria is reporting you the comparing the square root of the AVE with the correlations. Correlation Okay, can sir. be negative. That is not a problem. Okay, sir. Okay. That's all. Thank you, sir. Sonika. Good evening, sir. Sir, my question is related to again first order and second order. So can we say like in first order only dependent variable, I mean, your dependent variable is measured by construct, right? If I No, should actually, write the construct, they are only two types, zero order and the second order. Okay. First order is a model. Like we use the Right. term first order CFA, first order SAM. So first order is not used for the construct, it is used for the model. Okay, I mean, like in this diagram, we say perceived work quality is a first order model. No, it is a zero order construct, but the model as a whole is first order. Okay. So the construct will either be 0 or the second. So in yeah. case of 0, it will have all the items, and in case Yes. of second, it The will construct is measure. measured by the construct. So here retention strategy doesn't have its own item. No. Are we saying? Retention strategy is not measured by the items, it is measured by the constructs. Okay. And next, I want you to more describe on like mediating, moderating, and control variable. These we discuss in much detail. I mean, when you say, so mediating, based on my understanding, you put some more variable that helps to explain the
in detail the relationship Yes. between independent and dependent variable. And when we say moderating, so again, like as you said, that male or female, but in control variable, are we say like I mean, so control variable and moderating. The purpose of control variable is to check whether the impact of independent on dependent is also significant in presence of control variable. The idea of control variable is that whether the independent variable is influencing the dependent variable in presence of some control variable. So that is the idea. So for example, if we say, for example, in our Let model, me show you one thing, one model that we are working today. Just for example, I'm showing you. In this diagram, we are finding out the impact of emotional intelligence, perceived superior support, work-life balance on employee engagement. And we want to check these three hypotheses in presence of monthly income, gender, status, age group, etc., etc. So all these variables are control variables. So you are saying that although there are different persons who have different monthly income, but for our model, we assume that all the participants, they have the same income. Yes. No. I just want to check whether the three relationships are significant in the presence of these control variables or not. Right. Or you can say irrespective of all these different values, whether all the three hypotheses are significant or not. Okay. So now I get the idea. Okay. Right. And So it is a basically controlling or partial effect. Controlling effect or partial effect. So controlling these variables or irrespective of these variables, these three relationships are found to be significant. Right, get the idea. And also, sir, like whatever we discussed, like during the question answer session, or you share that this value should be like this, or we have to do. So are we getting any one PPT or something like that? Okay, this is the way you have to go, where we have like a step-by-step direction or not? Yeah, basically, first of all, we will discuss all the basic concepts. And then we can take some case studies that this is the data and what to be reported. So this is possible. Okay, I mean, down the line, you are going to give us some guidelines, because now today, although I try to keep note of everything, but it's like very confusing, like which way is going. At the end of this workshop, you will be very, very comfortable in this smart pillars, provided you attended all the sessions. Sure. Thank you, sir. Thank you. Yeah, Sushma. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सर हम लोग जैसे SPSS करते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर करते हैं जैस वगैरह, तो हम लोग उसमें एक प्रोसेस करते हैं कि PCA के थ्रू हम इसमें KMO की वैल्यू, बार्टलेट की वैल्यू, इस तरीके का चेक करते हैं. तो सर मेरा एक डाउट है कि एक्सप्लेनेटरी, कंफर्मेटरी, ये इन सब में कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं सर? Basically, it depends upon the questionnaire and the hypothesis. Suppose you are developing your questionnaire. You are developing a questionnaire. There are three ways to use the questionnaire: adopted questionnaire, adapted questionnaire, or developed questionnaire. So suppose you are developing a questionnaire. Suppose in some study, in one of the studies, we are identifying the factors of customer engagement, right? So because no available scale was there, we decided to go for EFA, exploratory factor analysis. So we identify the factors of customer engagement. So because we applied EFA, so that's why we go for KMO test, Bartlett test, and communalities and all. But if I directly take the scale from some paper, then EFA is not needed. In every paper or in every thesis, the steps are, first of all, you need to report your sample demographics. You check any paper. The first table is found to be of demographic profile. So first of all, you have to prove that your demographic profiles have equal number of or representative of the samples, number one.
The step number 2 is whether your questionnaire is reliable, valid. So you have to check the assumption testing, whether your data is biased or not, whether the reliability is there or not, validity or there or not. So you have to check all these things. This is the step number 2. In step number 3, we go for hypothesis testing, whether the hypotheses are supported by the data or not supported. And once you finish these 3 steps, then you can go for the higher, like you can go to the micro aspect, for example, moderation aspect, mediation aspect. So in this way, we will move in the research paper or thesis, both. Okay. Sir, so अगर हमने scale अगर कहीं से adopt किया है तो in that case we are adopting CFA. Yeah, we are adopting the scale, we are adopting the questionnaire, then EFA is not needed. वो develop वाले condition में होता है इसे. Yeah, so when you are developing the factors, then the EFA is required. Sir, one more thing कि हम लोग जब मतलब जब क्वालिटी को चेक करते हैं तो PLS एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं और जो हमारा बूटस्ट्रैपिंग होता है वो हमारे स्ट्रक्चरल मॉडल को चेक करता है हाइपोथेसिस वगैरह को. Basically, quality is not the right word here. The right word is the validity of the questionnaire. तो सर जो आपने आज एक नया थर्ड बताया था कि कंसिस्टेंट PLS सिंक, सर इसका हम बेसिकली कहाँ क्या पर्पस है सर? आपने अभी बताया था क्वेश्चनर के लिए हम यूज करते हैं, बट जो मेन हमारा जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस होता है कि उस जगह पे सर कहाँ पे मतलब हम इसको करेंगे? Okay, so basically, as I told you that there are 3 steps: sample demographics, validity, and the hypothesis testing. For hypothesis testing, we go to the bootstrap, and for validity testing, we go to the PLS algorithm, consistent PLS algorithm. Sir, one And last. my next session is on detail of all these things. Sir, one last question. Yeah. सर जैसे हम मल्टीकोलिनैरिटी निकालते हैं तो उसमें जो वैल्यूज हमारी आती है तो कुछ वैल्यूज हमारी मतलब रिपीटेडली आती हैं मतलब जो कंस्ट्रक्ट्स की हैं, तो इन दैट केस सर हमें वो रिपीटेडली शो करनी चाहिए अपनी इंटरप्रिटेशन में या फिर हम उसको उसमें से कोई एक चूज करनी होती है हमको? Okay, actually you're telling about when we are using the second order construct. जी जी सर. सेकेंड ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट में क्या होता है कि एक्चुअली वन आइटम इज अटैच टू टू टाइम्स, एक आइटम को 2 बार अटैच किया जाता है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू व्हिच इज अटैच्ड टू इट्स ओन कंस्ट्रक्ट, राइट? फॉर एग्जांपल, एवरी आइटम इज कनेक्टेड टू इट्स आइटम, टू इट्स कंस्ट्रक्ट एज वेल एज टू द सेकेंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट. एवरी आइटम इज कनेक्टेड ट्वाइस. So you have to take that value where it is connected to its own construct. ये मैं आपको कल दिखा दूंगा. Next session I will show you that. Yeah. So SR Bishnoi. Yes sir. Yeah. सर जो आपने आउटर लोडिंग का बताया था रिप्लेटिव कंस्ट्रक्ट के लिए वो तो कोरिलेशन था. सर जो आउटर वेट है फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट के लिए वो क्या इंडिकेट करता है सर? Again correlation and sir correlation between outer weight assumes that all the items are uncorrelated. Okay. and sir वहां पे आपने बताया था कि इनकी वैल्यू -1 से +1 होती है. तो yes. सर ये पाथ कोएफिशिएंट की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में वेरी करती है. पाथ कोएफिशिएंट एग्जैक्टली क्या बीटा? बट सर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर मॉडल वाला जो स्लाइड है उसमें पाथ कोएफिशिएंट की वैल्यू 2.3 3 पॉइंट ऐसा आ रहा है सर. वो टी स्टैटिस्टिक है, दैट इज नॉट पाथ कोएफिशिएंट. Okay. Actually, in PLS, let me show you. Actually, in PLS, we are having the facility to report what to report. Whenever you go to PLS, and let me run this. This model is quite lengthy, but let me run this. If you run any model, you have a facility to report the values. You can report many things. Like, let me show you that. It will take 1 minute.
So sometimes we want to show the t value, sometimes we want to show the path coefficient, but path coefficient always comes between -1 and 1, otherwise there's some problem in the data. Okay sir. And sir okay, let's yeah, please. And sir, my second question is sir, agar one of the construct is a sir suppose ratio variable or it's a continuous variable, so can we keep in PLS in this model? Yeah, like in this case you can see this inner model. If you in inner model, if you click on t values, okay sir, okay. So then these values comes more than 1, but they are not path coefficient. Ideally we should report path coefficient and p values, but we have the facilities to report many things, so that is the problem. So t values comes always more than 1, but path coefficient and p values comes always less than 1, between 1 and -1. I think the point is clear. Yes sir. एक last question होता है सर, जैसे स्केल डेवलपमेंट या इंडेक्स स्केल कंस्ट्रक्शन या इंडेक्स डेवलपमेंट के लिए करते हैं, जैसे आपने बताया कि सर उसमें EFS से फैक्टर आइडेंटिफिकेशन और ये करते हैं और वो समेटेड स्कोर्स और करते हैं SPSS। सो वैसे ही स्मार्ट PLS से सर स्केल डेवलपमेंट और इंडेक्स डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। Smart PLS we cannot do the EFA. The problem is that everything it goes through CFA route. So you can check the CFA, and in CFA you can find out the construct loadings, but EFA is PLS is not the substitute of EFA. Okay. And sir, जैसे जनरली सर मेरा कंफ्यूजन ये है कि सर स्केल के लिए बात करते हैं, तो जैसे कल भी मैंने पूछा था कि सर रिफ्लेक्टिव को स्केल बोलते हैं और फॉर्मेटिव को इंडेक्स बोलते हैं। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा you have a choice for that, but formative scale and reflective scale, so I heard many times, so I have not read anywhere that the formative is index and reflective is scale. If you have some material, you can share that. नहीं सर, कल आपकी स्लाइड में ही था, वहां पे रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट का नॉन एज स्केल एंड you can also, because scale means questionnaire, right? Okay. So it may be possible that your questionnaire is having formative construct, so that is not a problem. Okay, thank you. Yeah, Amit. जी सर, मैं सर एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर एक तो जो आपने ये ड्रॉ करने बताया कि हम 6-6 7-7 जो आइटम्स के कंस्ट्रक्ट्स हैं उठाएं, इधर आके ड्रॉ आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्टर ड्रॉ करना है, वो कैसे होगा? मतलब मेरे पास यहाँ से सर्कल ड्रॉ करूं, क्या करूं? Actually in second order we use the repeated indicator approach. मतलब ड्रॉ कैसे होगा यहाँ पे सर? वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। एग्जांपल के तौर पे सपोज in this case we are having WPIPL PW this, right? जी सर। And this is second order. जी। So if you check, all these items are repeatedly connected to this. ठीक है सर। So we connect all the items of the three again in this. This is called repeated indicator approach. ठीक है सर। So in this way you can draw second order. और बाद में इसको हाइड कर दूं कि ये सेकंड। हाँ, because the number of items are large, so we can normally hide them. ठीक है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की भी आइटम्स होती हैं, बट वो सारी नो इसकी अपनी आइटम्स नहीं है, अपनी ये आइटम्स तो नहीं है, इनकी आइटम बोरो कर रहा है, बोरो कर ली सारी। या ठीक है सर, ठीक है। एक चीज और सर, आपने बोला -1 to +1 जैसे पाथ कोएफिशिएंट चाहिए, तो जो फॉर एग्जांपल पाथ कोएफिशिएंट अगर 0.16, तो 0.16 मींस कि 0.16 मींस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल को 16% एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं, it is not 16%. It is basically defined in terms of standard deviation. Standard deviation मतलब if dependent variable is changed by 1 standard deviation, then x changes by 0.16 standard deviation. मतलब ये because these are these, ये जो values है ना, ये सारी these are the standardized values. Right sir. So they are defined in terms of their beta is defined in terms of standard deviation. Okay sir. राइट, नॉर्मल बीटा जो होता है ना, नॉर्मल बीटा वो टाइम्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ बीटा इज 16, if x increases by
1 unit, then y increases by this much. But in this case, if x increases by 1 standard deviation, then y increases by 0.16. So that is the relationship between x and y. अल्टीमेटली इम्पैक्ट ही शो कर रहा है उसका, Impact show कर रहा है, but in terms of standard deviation. राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू सर. Sir, can I ask one thing related to this that Yeah. you just explained? Right. So, right, you're right. In regression, when we run, we say that 1 unit change in x in independent variable lead to whatever beta is independent variable. So in PLS, I mean here the path coefficient, you mean to say like y's are dependent and x's are independent. So we will say that path coefficient denotes 1 standard deviation unit change in x has that path coefficient impact on y as a dependent variable? Yes, perfectly fine. Suppose the path coefficient is 0.25. It means if x changes by 1 unit, 1 standard deviation, then y changes by 0.25 standard deviation. Y 0.25 standard deviation, we will say, I mean, when we plot the, so, okay, if I say it in terms of mean and standard deviation, right? So basically standard deviation, we are saying for x, if we plot all the numbers, so we have one mean value of x, right? Okay, because these path coefficients are standardized, right? You know that in standard scale, mean is always 0. Yes, sir. In Z-score, suppose you apply the regression model. In SPSS, you have both the facilities, right? Let me show you one thing. You can have this concept better clear. Okay, if I open SPSS, in SPSS, if we run any model, so I'm just running hypothetical model, simply to clear this thing. Yeah, so I'm just taking a sample data. Yeah, and so I'm applying the regression model. So by default, I'm taking some, this is my dependent, and let's take some value as independent. I'm taking. Yes. And run it. So you can see that there are 2 beta coming. One is the unstandardized beta, and this is the standardized beta. Unstandardized beta can be more than 1, less than 1, whatever be, no problem. But this standardized beta always comes between -1 and +1. Right. This beta means how much magnitude of y changes if x changes by 1 unit. Right. Suppose this value is 3. It means if x changes by 1 unit, y changes by 3 units. Simple. Right, sir. But in standard deviation, in standardized beta, we define like this: if x changes by 1 standard deviation, if RT3 changes by 1 standard deviation, y changes by 0.44 standard deviation. So the standardized beta is defined in this way. Okay. Right. So that is the difference between unstandardized beta, standardized beta. And in path coefficient, the beta is always standardized. Right. Sir, अभी मेरा इसमें confusion ये है, मतलब I get your idea what are you saying, लेकिन जब भी हम standard deviation की बात करते हैं तो mean से we just draw +1 +2, right? They explain 65, वो वाली जो range होती है, तो उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब 1 standard deviation is fixed कि वो 1 ही होगा? मैं आपको ना बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और वो बिल्डिंग जो है वो 25 माले की है, और हर बालकनी में एक आदमी खड़ा हुआ है, एक पर्सन खड़ा हुआ है. कैन यू कंपेयर कि कौन किसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, किसकी लंबाई सबसे कम है? नहीं सर, नहीं कर सकते ना. इसी तरह से जो स्टैंडर्डाइज्ड बीटा, जो अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा होता है ना, वो आप ये नहीं कह सकते कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा है या इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, x1 का इम्पैक्ट ज्यादा है या x2 का इम्पैक्ट ज्यादा है, x3 का इम्पैक्ट ज्यादा है. यू कैन नॉट कंपेयर देम.
क्योंकि हमने उनको सेम स्केल पे नहीं फ्रेम नहीं लिया करा हुआ है, लेकिन अब Right. मुझे उनकी हाइट देखनी है भाई। अगर मुझे सबकी हाइट देखनी है तो मैं सबको एक ही ग्राउंड पे ले आऊंगा। अब जो माले पे अलग अलग खड़े थे, मैं सबको एक ही ग्राउंड पे ले आया। अब मैं आराम से बता सकता हूँ कि कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है ना? Right, क्यों? sir. क्योंकि सब एक ही माले पे आ गए। That's what you want to say by standardized कि mean 0 Yes. होगा और standard deviation 1 होगा. हाँ, Right. Now I get the idea. अगर किसी का स्टैंडर्डाइज बीटा 0.3 है और किसी का दूसरे का 0.2 है, तो आप कह सकते हो कि पहले वाले का इम्पैक्ट ज्यादा है, बिकॉज सबको हम एक ही माले पे ले आए, एक ही लेवल पे ले आए। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्डाइज बीटा। Right, sir. Right, sir. Get the idea. Thank you, sir. Okay, सर Nikita. हेलो या सर, मुझे पूछना था कि अगर पायलट टेस्टिंग में वी डोंट हैव सफिशिएंट डाटा, लाइक यू सेड कि मिनिमम 20% हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे पास 20% अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? 20% कर लो, ये तो आपके हाथ में है। यू जस्ट इंक्रीज द सैंपल साइज। एग्जांपल सर 1000 है मान लो हमारा नॉर्मली डाटा, और हाँ, तो 200 इज फाइन। आप ये सोचो ना कि भाई को 1000 का डेटा इकट्ठा करना है, तो उस 200 को कर लो पहले। इन केस सर अगर नहीं हो पाता है देन तो आप मुझे बताओ, जब 200 ही नहीं हो रहा तो 1000 कैसे होगा फिर? है ना? वो प्रेरिक्विजिट है, वो मैं कर आपको जो सैंपल साइज है वो लॉजिकल रखना चाहिए। सर और भी वेज होंगे ना सैंपल साइज के, लाइक आपने कहा कि इनटू 10 टाइम्स इज बेटर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 100 वेरिएबल है एक मॉडल के अंदर। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा मतलब मॉडल होगा। अगर किसी मॉडल में 100 आइटम्स है तो वो बहुत अजीब अजीब टाइप का मॉडल होगा। सर ये तो एक एग्जांपल के लिए मैं पूछ रही थी। एंड पायलट टेस्टिंग के लिए आपने बताया जैसे हमें मॉडल की कोई जरूरत नहीं होती। पायलट टेस्टिंग जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें 3-4 चीजें जैसे फेस वैलिडिटी चेक करनी होती है। और क्या करना होता है सर उसके लिए? वही रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्मलिटी और जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो, और दैट्स इट। और सर उसके लिए मिनिमम लैंग्वेज देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, और किसी आइटम कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, ठीक है ना? ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू चेक। सर आपने जो इनर और आउटर मॉडल बताया था उसमें जो आउटर लोडिंग है वो हमें रिलेशनशिप बताता है कंस्ट्रक्ट्स और आइटम्स का, ठीक है? और यस। ऐसे ही जो सब पाथ कोएफिशिएंट है वो हमें क्या बताता है? The impact of one construct on another construct. ओके, ठीक है सर। एंड सर थर्ड चीज, आपने ये पीएलएसएम में हमने थ्री थिंग्स देखी थी। एक एल्गोरिथम पीएलएस एल्गोरिथम था, सेम एल्गोरिथम, एक कंसिस्टेंट पीएलएसएम एल्गोरिथम। ठीक है? कंसिस्टेंट वाला तो वी यूज फॉर वैलिडिटी चेकिंग, ठीक है? एंड बूटस्ट्रैपिंग फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है? तो पीएलएस एल्गोरिथम जो है वो किस लिए करते हैं, जो नॉर्मल पीएलएस To calculate the construct scores. कंस्ट्रक्ट की वैल्यू हमने निकाली थी ना, कंस्ट्रक्ट स्कोर्स। ठीक है? ओके, शिखा। या सर मुझे एक्चुअल में ये डाउट हो रहा है, जो मैंने अपनी थ्योरी जो अपना किया है रिसर्च कर रही हूँ उसमें अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं थ्योरी डेवलपमेंट में हूँ, लेकिन आज जब वो डिस्कस हुआ तो मुझे लग रहा है कहीं ये थ्योरी टेस्टिंग का तो नहीं बन रहा है मेरा। तो मुझे एक बार ये चीज जाननी थी, लाइक मेरा है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बिहेवियर पर, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें बहुत अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो मैंने उनमें से कुछ वेरिएबल्स, ताकि मैं अपनी थ्योरी को लिमिट कर सकूं, तो मैंने कुछ पेपर्स वगैरह स्टडी करने शुरू किए जिनमें से मेरे पर्टिकुलर जैसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट पर है तो उसके वेरिएबल्स कौन से मेजरली यूज हुए हैं जिन्हें मैं देख सकूं, और जो लीस्ट टेस्टेड हैं जिन पे मैं वर्क कर सकूं। तो ऐसे करके मैंने कुछ अपने वेरिएबल्स सेलेक्ट कर लिए। अपने मतलब विदाउट लिटरेचर सपोर्ट? लिटरेचर सपोर्ट के साथ, जिन पे बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं हुई है। बेसिकली इफ योर हाइपोथेसिस is coming from the literature, then it is theory testing actually. एक्चुअल में सर मुझे फिर उसी वक्त जो है एक ऐसा पेपर मिला जो कि मेटा एनालिसिस हुआ था
और जिसमें ये पूरा मॉडल जो मैं अपने वेरिएबल्स दे रही थी, एक बड़े मॉडल के अंदर वो सब वेरिएबल्स इंक्लूडेड थे और वो ठीक है। डिफरेंट रिलेशंस स्टडी कर रहे थे, जिससे मुझे ये तो हेल्प मिली कि मुझे और ज्यादा मेरा जो काम है वो और ज्यादा जो है अच्छे से होने लग गया, मुझे और हेल्प मिली और पेपर्स मिल गए। लेकिन अब मुझे ये हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिकॉज मैं जब मॉडल बनाती हूँ तो इट इज लाइक एडॉप्टेड वर्जन ऑफ दैट मेटा देखिए एनालिसिस। मॉडल कभी भी एडॉप्टेड नहीं होता एडॉप्टेड तो स्केल होता है। अच्छा, मॉडल तो आप फ्रेमवर्क प्रपोज करते हो, इट इज ए प्रपोज्ड मॉडल, ठीक है ना। आपने जो मॉडल प्रपोज किया है वो ऑब्वियसली लिटरेचर से आया होगा, है ना। सो you develop the model, propose it to test, and the model is coming from the existing literature. And obviously your model must have some new additions, otherwise there is no need to check the existing model. Maybe you add one construct or you add one hypothesis, some new thing should be there, right? Otherwise you're not making any contribution. So when you have all new contribution, then prepare this model and then test it, and then discuss this model, result of this model in your paper. So ideally this should be there. Sometimes the product is new, like for example you are applying the existing model on a new product and you are adding some new construct, like for example theory of planned behavior you are applying on organic food, and say that health consciousness is a new construct that should be added. Somebody is testing the theory of planned behavior on branded products or luxury product, and say that brand image is compulsory to explain that. So some contribution should be there. Like in my case, platform is new. जो अभी तक जो मैं प्लेटफॉर्म ले रही हूँ, अभी तक मूवीज, सॉन्ग्स, ब्लॉग्स इनके अंदर स्टडी हुआ है, तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा अलग है. Okay, so that's why you must be adding some new construct. So So that is fine, perfectly fine, not a problem. So ये SEM उसमें आएगा, PLS SEM में ही consider. Yes. Okay, thank you sir. Yeah, Rupinder. Good evening sir. Yeah. सर my first question is regarding सर, जब हमने ये स्टार्ट किया था कि जो SEM है वो 2 टाइप्स का होता है, राइट सर? उसमें आपने AMOS और PLS-M के बारे में बताया था, and you said कि जो PLS है basically it is an improved version of AMOS except EFA सर. EFA का इन दोनों से कोई मतलब नहीं है. EFA ना CBSM में लगता है ना PLSM में लगता है. EFA is altogether different thing. किसी को बोला था कि जब हम CFA या EFA अप्लाई करते हैं तो वो PLS डायरेक्ट CFA लेता है. हाँ, PLS you can do CFA on that. Even CBSM, AMOS is doing CFA. EFA तो इन दोनों का से कोई मतलब नहीं है. EFA का EFA is a different procedure. तो ओके, आई थॉट के जो हम ये AMOS में लगाते हैं वहां पे EFA ये नहीं. AMOS में ऐसा नहीं कि EFA AMOS में लगता है और CFA PLS में ऐसा नहीं है. EFA is altogether different exercise, and confirmation you can do in CBSM as well as PLSM. ओके सर, एक बात ये और थी, इट वाज रिगार्डिंग क्वेश्चनियर कि जब हम अपना क्वेश्चनियर खुद का डेवलप करते हैं तो हम EFA अप्लाई करते हैं टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, राइट? अगर स्टैंडर्डाइज्ड स्केल है तो हमें EFA की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड CFA. अगर हमारा अडेप्ट कर रहे हैं सर के कुछ आइटम्स किसी से ले रहे हैं जैसे, तो उसके लिए फिर क्या होगा? EFA नहीं, CFA आप you can directly go to CFA because factors are already identified. Okay. If the factors are identified, then we need to apply only CFA. और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर CFA क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना, हाँ जी, तो EFA बाय डिफॉल्ट अपने आप हो गया. ओके. अगर आपका CFA में कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट लोडिंग, सॉल्व सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, हाँ जी. तो EFA अपने आप डायरेक्टली ठीक हो गया. मतलब EFA बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा. ओके सर, वो मुझे ये था कि क्योंकि हम जब अडेप्ट कर रहे हैं तो उसमें फैक्टर्स ले रहे हैं, आइटम्स मतलब कहीं से ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह से ठीक है सर. ओके, आई गॉट इट. या, थैंक यू सर. ओके, सो प्रिया. Sir, actually one more doubt I have. As you told me कि skewness or kurtosis should be less than 1. I am doing my pilot study. 60 ही अभी मैंने sample data collect किया है, तो सर मेरे को kurtosis मेरा 1 से ज्यादा आ रहा है, तो what can I do? पायलट में देखो, पायलट में क्योंकि सैंपल साइज छोटा होता है ना. हाँ जी सर. तो पायलट में नॉर्मली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो 1 से कम ही होना चाहिए.
ओके सर। हाँ, लेकिन जो आपका कंप्लीट डेटा है, हाँ जी सर। वहां एक्सपेक्टेड है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा सर, अभी मतलब मुझको कोई इसे करेक्शन के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है, इट इज ओके इफ इट कम्स मोर देन वन। सैंपल साइज पायलट में नॉर्मलिटी हमेशा नहीं आ सकती क्योंकि आपका सैंपल साइज छोटा होता है ना। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपके जैसे किसी स्टेटमेंट में लोग 1 और 2 पे क्लिक ही नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मलिटी तो आएगी नहीं। अगर ये रीजन है तो फिर आपको स्केल अपना चेंज करना पड़ेगा, 7 पॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन वो भी तब जब सारे आइटम में ऐसा होगा। जी सर। सर एक और चीज मुझे पूछनी थी कि नॉर्मेलिटी टेस्ट करने के लिए क्या लगाना है, जैसे वैलिडिटी के लिए तो मैंने केएम और बार्ट रेट दैट्स सफिशिएंट सर। यस। ओके सर, थैंक यू सर। या सो रेशम। सर अभी एक डिस्कशन हो रहा था कि जैसे ऑलरेडी कोई मॉडल है एंड उसमें हम कोई नया कंस्ट्रक्ट ऐड करके हम दोबारा कुछ न्यूनेस लेकर के आ सकते हैं अपनी रिसर्च में। सो व्हाट इफ की कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी डिफाइंड है एंड हम जो कंस्ट्रक्ट के अंदर आइटम्स हैं उनमें अगर हम कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं आइटम्स को, कैन वी से कि देयर इज समथिंग न्यू इन दैट रिसर्च एंड हम दोबारा उसमें जो मॉडल है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्केल है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं? हाँ देखो, ऐसा होता क्या है, किसी एक पेपर में लिखा है कि एक्स वाई को इम्पैक्ट करता है। यस सर। किसी दूसरे पेपर में लिखा है कि x2 y को इम्पैक्ट करता है। यस सर। किसी तीसरे पेपर में लिखा है कि y z को इम्पैक्ट करता है। यस सर। तो अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों हाइपोथेसिस को अपने पेपर में प्रपोज करेंगे। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, जो हम मॉडल प्रपोज कर रहे हैं वो आएगा तो लिटरेचर से ही। यस सर। यस सर। लेकिन हम हाइपोथेसिस जो बना रहे हैं वो अलग अलग पेपर से उठा रहे हैं। यस सर। यस और सर। अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बना रहे हैं कि भाई ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल जो है वो हम यस टेस्ट सर। कर रहे हैं। यस सर। तो ये नयापन तो हो गया ना, आपने तो कंट्रीब्यूशन दे दिया कि भाई यस सर। ये एग्जिस्टिंग मॉडल इज नॉट टेस्टेड इन द पास्ट। Yes, sir. Yes, So sir. that There is the are new purpose. items which Yeah. are adding on in the construct. बिल्कुल। And sir, another question is, I am not sure about what endogeneity and exogeneity is. Are they related to exogenous or endogenous construct? Are we going to discuss them in नहीं नहीं, future? एंडोजेनिटी तो प्रॉब्लम है, वो तो हम एक सेशन पूरा एंडोजेनिटी पे ही होगा, वो तो Okay. खैर डिस्कस करेंगे अभी। Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. या सोनिका। सर जब हम EFE की बात करते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, तो क्या हम उसके लिए कोई और टूल यूज करते हैं? बिकॉज फॉर अ कंस्ट्रक्ट अगर हम उसकी आइटम डेवलप करनी है एंड वी पुट नंबर ऑफ आइटम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कंस्ट्रक्ट, तो अल्टीमेटली वी वांट टू नो कि कितना कोरिलेशन है आइटम्स का आपस में, एंड रिपीटिंग है तो हम उनको हटाएंगे एंड फाइनली वी गेट ओके दीज आर द 6 आइटम दैट आर एबल टू एक्सप्लेन दिस ये कंस्ट्रक्ट। EFA का पार्ट नहीं होता। EFA में तो आप फॉर्मेट बनाते हो, मतलब फैक्टर डेवलप करते हो, है ना। EFA में ओके। EFA में तो फैक्टर आप बना रहे हो ना, तो फिर आप आइटम का आपस में कोरिलेशन नहीं देखोगे। ये हम करते हैं CFA में, जहाँ पे हम कंपोजिट लायबिलिटी निकालते हैं कि आइटम आपस में कितने कोरिलेटेड। So by EFA you mean like we only mean it's like what item we put, number of items like 25 or 30 within नो, that from the EFA का X. पर्पस है कि कौन से आइटम फैक्टर को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब हालांकि वो करते कोरिलेशन के बेसिस पे ही है, Right, sir. लेकिन EFA का पर्पस फैक्टर को बनाना होता है, और CFA का ये बेसिकली कल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप कल Okay, थोड़ा सा और बेटर मतलब हो जाएगा सेशन में। okay, okay. I mean like if for a construct we somehow we said like these are the 25 or 30 most potential item, then how नहीं again नहीं, we factor out? ये मैं इससे थोड़ा एग्री नहीं करूंगा कि पोटेंशियल आइटम ये सब नहीं करते हैं। सर ठीक है, इस नया क्वेरी को कंस्ट्रक्ट अभी की आप बात कर अभी रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से रहने दीजिए, अगले Okay, सेशन में sir. इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। Okay, okay. Thank you, sir. ओके, रेणुका। सर एक्चुअली मुझे डाउट अपनी रिसोर्स से रिलेटेड है। सर फॉर एग्जांपल कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं और अभी हमें अपना मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग फैक्टर हम मतलब डिफाइन नहीं कर पाए, या फिर हम श्योर नहीं है कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं, तो क्या सर हम अपना ऑब्जेक्टिव इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि यस टू एक्सप्लोर दी मॉडरेटिंग फैक्टर्स नहीं और नहीं टू एक्सप्लोर दी नहीं, ये बेसिकली क्या है ना, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं, आप इसमें एक्सप्लोर वर्ड यूज नहीं कर सकते।
तो हमें डिफाइन करना ही होगा ऑब्जेक्टिव में, राइट? या ओके, थैंक यू सर। या बरका, थैंक यू। सर अगर जैसे आपने दो रिस्पोंडेंट्स पहले आपने बोला कि जैसे हम अलग अलग पेपर से हम हाइपोथेसिस उठा रहे हैं और उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं जो कि सेम डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करें, तो थ्योरी टेस्टिंग होगा या डेवलपमेंट होगा? वो डेवलपमेंट होगा ना, क्योंकि किसी एग्जिस्टिंग पेपर पे वो दोनों फैक्टर इकट्ठे नहीं हुए, राइट। है ना। अब जैसे मान लो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर है, आप सब लोगों ने सब्जेक्टिव नॉर्म्स और परसीव बिहेवियरल कंट्रोल एक साथ ले रखे हैं, तो वो तो आप कुछ नया नहीं कर रहे ना उसमें, क्योंकि वो तो पहले ही इकट्ठे टेस्ट हो रखे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने ब्रांड कॉन्शियसनेस या कुछ स्पिरिचुअलिटी ऐड कर देते हैं, कुछ नया ऐड कर देते हैं, तो वो एक एडिशन हो सकता है। ओके, तो इस पे हमें फिर थ्योरी डेवलपमेंट पे ईएफ पे लगाना पड़ेगा? ईएफए नहीं लगता थ्योरी डेवलपमेंट पे, वो फैक्टर के लिए होता है। ईएफए इज फॉर फैक्टर डेवलपमेंट, थ्योरी डेवलपमेंट पे नहीं होता है। तो उस पे सीएफए ही लगा के हो जाएगा? हाँ, और वैसे भी ईएफए ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करता है। हाँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी सैम में ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग वेरिएबल्स ले रहे हैं जिनके ऑलरेडी स्केल्स एस्टैब्लिश्ड हैं, तो इसलिए सीएफए ही लगेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, बस मैं और क्वेश्चन नहीं लूंगा आज, सो वी विल डिस्कस ऑन फ्राइडे। सर लास्ट एक्चुअली वो लास्ट ना बहुत एक्सटेंड हो जाता है मैं इसी चक्कर में सर जो है बेटर मैंने वी सोचा कि कम फिनिश इट नाउ, एंड because there are so many sessions in coming days, so we will continue on Friday. सर एक प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा चीज देख लेंगे बस। हाँ, मैं शेयर कर लूँ अपनी चीज को। हेलो या हाँ सर ये मेरा पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर लास्ट मैंने जब ज्वाइन किया था वर्कशॉप, तो मेरा मैंने पेपर लिखे थे कुछ पेपर, और उसमें से पेपर पब्लिश भी हो गए। तो एक अगर मैं जल्दी से दिखाना चाहूँ अपने उसको, तो मेरा एक पेपर पब्लिश भी हुआ है एक अच्छे जर्नल्स में। तो खैर एनीवे वो मैं कल भी दिखा सकता हूँ। सर पॉइंट पे आ जाए। ओके, यस सर। तो ये जो मेरा ये स्लाइड है ना सर, तो इसमें क्या ये मेरी वैल्यूज ठीक हैं? क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल फाइन। ऑल फाइन। बीटा, टी वैल्यू, पी वैल्यू ये ऑलरेडी ठीक है, इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम वाला ही तो कोई इशू नहीं लग रहा मुझे। दो हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं हो रही है, बाकी हो रही है। हाँ अच्छा सर, एक चीज और है कि क्या ये एनफ है जब मैं प्री सबमिशन वाइवा के लिए प्रेजेंटेशन देने के लिए जाऊँ? इसमें क्यू स्क्वायर हो जाएगा। है क्यू स्क्वायर और आएगा। ओके, इसमें क्यू स्क्वायर मिसिंग है, बाकी आपने ये है सर क्यू स्क्वायर ये। अच्छा है, ठीक है, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देन परफेक्टली फाइन। ठीक है सर, कल मैं आपसे फिर और पूछता हूँ उसके बारे में। सो वी विल मीट ऑन फ्राइडे। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। ओके, Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.